Very good morning, class. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good Very morning, good. ma'am. Ma'am. Welcome back to Good the morning. online classes. Thank you, Good ma'am. morning. Thank Very you, very ma'am. good morning जी. Very good morning. और +1 में पास हो गए तुम सारे बिना पेपर दिए? ऑनलाइन ही हुए थे मैम हमारे तो। अच्छा ऑनलाइन ही हुए थे। अच्छा हमारे तो पेपर ही हुए मैम थे। ऑफलाइन हुए थे। अच्छा। चलो जी, बहुत बढ़िया। शुरू करें। अपने अपने भगवान जी का नाम ले लो, ठीक है। चाहे हम ऑफलाइन पढ़े चाहे हम ऑनलाइन पढ़े, इट इज +2 क्लास। हमने पूरी तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है। एक बात तो तय है कि जितने चैप्टर्स ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे वो ऑफलाइन नहीं होंगे, है ना। पहले +1 का क्राइटेरिया क्या था कि बेटा हम आपको वापस कराएंगे, ये वो दिन तो हुए हवा। अब जो चैप्टर्स ऑनलाइन हो जाएंगे ऑफ कोर्स ऑफलाइन नहीं होंगे ना, तुम्हारे पास उसके लिए इतना टाइम है, बिकॉज +2 के बाद तुम्हें नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अच्छे से तसल्ली से पढ़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शुरू करें। थैंक यू मैम। चलो जी, अपने अपने Yes, भगवान जी का नाम ले लो। और हमने ना केमिस्ट्री में बड़ी ब्यूटीफुल चैप्टर से स्टार्ट करना है, एंड द चैप्टर इज सॉल्यूशंस। वैसे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो है सॉलिड स्टेट, पर यूजुअली वी स्टार्ट विद सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से शुरू करेंगे। और अभी तक मेरे ख्याल से आपके पास कोई मटेरियल नहीं आया है। यस मैम। यस मैम। +1 +2 में ऐसी कोई टेंशन ही नहीं होती, हमारे पास वैसे ही होमवर्क बहुत है। अब आप +2 में हो, हमारे पास डेली बेसिस पे आपके पास होमवर्क है सॉल्यूशंस। इस साल ये 5 मार्क्स का है। इस साल मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज 30% सिलेबस डिलीट हो गया ना, तो फिर कुछ चैप्टर्स के मार्क्स बढ़ गए। वैसे ये 4 मार्क्स का चैप्टर रहता है हमेशा के लिए सीबीएसई के लिए, क्योंकि अब ये भी मैटर करता है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो आप रिटर्न में कितना अच्छा कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में क्या वेटेज है, वो सब कुछ भी मैटर करता है। हमने बोर्ड एग्जाम्स को भी साथ में लेके चलना है। +1 में मैंने कभी नहीं बोला बेटा ये इतने मार्क्स का है, क्योंकि +1 में तो स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, बट +2 का पूरा ब्लूप्रिंट आता है। तो 5 मार्क्स का है प्रेजेंटली, मे बी आपके लिए वो 4 मार्क्स का हो जाए अगर डिलीटेड सिलेबस वापस आ गया तो। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें वेपर प्रेशर करेंगे। राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर वही है। वेपर प्रेशर याद आ रहा है कौन से चैप्टर में पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ States of मैटर। matter. स्टेट्स ऑफ मैटर मैम। मैटर, हाँ बिल्कुल। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, तो वो वापस वेपर प्रेशर इस चैप्टर में आ रहा है, पर हम फिर से शुरू से सारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर वहां थोड़ा सा लास्ट में था, यहाँ मेनली ये चैप्टर है, स्टार्ट ही वेपर प्रेशर से होता है। फिर वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है राउल्ट्स लॉ, ये पढ़ेंगे। फिर जो सोल्यूशंस राउल्ट्स लॉ, चैप्टर का नाम ही सोल्यूशंस है ना, तो जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, और जो नहीं फॉलो करते वो नॉन आइडियल, ये सब पढ़ेंगे। जैसे याद है गैसेस 2 तरह की होती थी, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल एंड रियल। आइडियल एंड रियल गैसेस टाइप्स, बिल्कुल वैसे ही। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने रेड पेन से मार्क करा, आपको पता है, वैंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैंट ऑफ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस साल सीबीएसई ने ना जो 30% डिलीट करा उसमें वैंट ऑफ फैक्टर डिलीट कर दिया, जबकि वैंट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर की बैकबोन है, ठीक है। और उन्होंने बड़ा बेतुका मतलब ये डिलीट करा है। हमने तो पिछले साल भी कराया +2 को, आपको भी करा रहे हैं, कराते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना वैंट ऑफ एक फैक्टर है। जब तुम इस पे पहुंचोगी इसके बेस पे बनेगा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कभी भी आप फ्यूचर में सोल्यूशन चैप्टर के बारे में सोचोगे ना तो आपको यही याद आएगा, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें पड़ी थी, बड़ी प्यारी सी चीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली वैंट ऑफ फैक्टर एक टूल है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होता है। इस चैप्टर में मेनली ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे। दिखने में लिख रहा है कि एक टॉपिक है, नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सारी है और डिटेल स्टडी है ही उसकी। फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम में टच करा, और सॉल्युबिलिटी के साथ हेनरीज लॉ। कोई बच्चा मुझे बता रहा था आप लोगों में से कि +1 के स्कूल एग्जाम में हेनरीज लॉ पूछा गया, बट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग इन +1, इट इज इन +2 एनसीईआरटी। एटलीस्ट सिलेबस को तो डिफाइन करो ना कि +1 में क्या पूछना है और +2 में क्या पूछना है। हेनरीज लॉ +2 है। और 7 टॉपिक तो देख के याद आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ पढ़ा था यस तुमने ये मैम। चैप्टर, ये वाला टॉपिक? ऑल यस। Concept. आराम से टॉपिक्स लिखिए और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। +2 में ना नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, टाइम कम लगता है, फिर भी उसकी 2 वजह। एक तो +2 +1 से आसान है, एज फार एज मतलब आप खुद फील करोगे, मेरे को तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, आप खुद कहोगे। और उसका दूसरा रीजन क्या है, एक तो वो आसान है वाकई, फिजिकल केमिस्ट्री +1 की बहुत टफ है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर है, +2 में ऐसा कोई खतरनाक चैप्टर नहीं। दूसरा +1 में आपका बेस बन चुका होता है तो चीजें आसान लगती है। अब हमें हर चैप्टर में ये सोचना है, एज अ टीचर मुझे आपको बताना है कि बेटा +1 की कौन सी चीज यूज हो रही है।
इस चैप्टर में +1 का यूज हो रहा है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। +1 का यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा। आज का कंपलसरी होमवर्क, कंपलसरी ये कि कुछ और भी बता रही हूँ वो ऑप्शनल है, आपने अपनी कॉपी खोलनी है, कॉपी में से मोल कॉन्सेप्ट में से यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं। ये तो करना ही करना है, आज का ये होमवर्क है ही। अगर आपका +2 का, वैसे मैं आज +2 का होमवर्क भी देख के जाऊंगी, बट अगर +2 का मटेरियल अभी अपलोड नहीं हुआ है जैसे कि आप बता रहे हो, तो नो वरीज एट ऑल। हम +1 के यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के आरपीएस कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, और टाइम मिले तो बुकलेट भी कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करना अपने लिए अच्छा है। कोई ऐसा बच्चा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके बैच में कोई न्यू ज्वाइन हुआ है, क्योंकि नया बैच हमने अलग से बनाया है, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्लास में न्यू आया है, कोई ऐसा न्यू स्टूडेंट, काइंडली रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी न्यू स्टूडेंट इन दिस क्लास। यस मैम। अच्छा, कनव एंड मनकीरत, अरे वेरी गुड, 2 स्टूडेंट्स। कृतिका, अरे वाह, 3 स्टूडेंट्स। अन्वी, कृतिका, कनव, अन्वी एंड मनकीरत। अच्छा, एक हेल्प और कर दो, ये सारे बच्चे आप यहाँ के न्यू स्टूडेंट हो या आप हेलिक्स के किसी और बैच से शिफ्ट हुए? मैम आई थिंक सब अनम्यूट कर सकते हैं ना। यू आर अ न्यू स्टूडेंट। मनकीरत, व्हाट अबाउट यू मनकीरत? मैम न्यू स्टूडेंट। अच्छा, और बाकी 2 बच्चे? न्यू स्टूडेंट। न्यू। अच्छा चलिए जी, ये तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। +1 में ज्वाइन किया था अन्वी आपने? हाँ जी, फिर लीव छोड़ कर दिया दिया था? हाँ जी, फिर अब फिर से ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, नो इश्यूज। लो जी, ये मेरा नाम मिसेस जगदीप कौर, आपको दिख रहा होगा वैसे स्क्रीन पे भी, और ये नीचे ना मेरा नंबर है, इट इज 9915281479। ये मैं उन सब बच्चों के लिए दे रही हूँ अपना नंबर बेटा, जिनको भी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के नोट्स चाहिए। +2 में जो नए बच्चे आते हैं, इट्स आवर ड्यूटी, हमें उन्हें साथ लेके चलना है, इसीलिए मैं पहले दिन नंबर दे रही हूँ, अदरवाइज हम नंबर शेयर नहीं करते। बट आज मैंने शेयर करा है स्पेशली वहां जहां न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे आपने क्या करना है बेटा जी, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे बस एक मैसेज दे दीजिएगा कि मैम काइंडली सेंड यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन नोट्स, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के जो +1 के हमारे नोट्स है ना, वो एज इट इज मैं आपको भेज दूंगी, ताकि क्लास में यूनिफॉर्मिटी रहे कि सब बच्चों ने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा। वैसे मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ कि हमने ना सिंपल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन +1 में टच करते हैं। जो इंटर कन्वर्जन है ना, मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना, बेशक हो सकता है आप लोगों ने +1 में पढ़ा हो, हम हेलिक्स में नहीं पढ़ाते। हम हेलिक्स में सिर्फ सिंपल टर्म्स हमने +1 में टच करिए, और वो भी इन केस आपको जरूरत होगी आप अपने नोट्स पढ़े और मैं आपकी रिवाइज करा दूंगी, अगर आपके कोई डाउट्स होंगे वो भी ले लूंगी। और वैसे हमने सब बच्चों को हायर लेवल कराना है इंटर कन्वर्जेंस, तो मैं चाहती हूँ बच्चे फेमिलियर हो जाए। तो बेटा वो नोट्स मैं आपको पक्का भिजवा दूंगी, वो नोट्स मतलब क्लास नोट्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास अपने भी नोट्स होंगे, जहां से भी आपने पढ़ा आप वो भी पढ़े, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की यूनिफॉर्मिटी हुई कि जो पढ़ा वो सबके पास हो। तो आप काइंडली अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर देना, और मेरी रात तक क्लासेस है तो मैं आराम से रात को या कल अर्ली मॉर्निंग आपको भेज दूंगी, नो वरीज, कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने भी किसी बच्चे को ही बोला कि मुझे भेज देना, ठीक है। तो फिर मैं आपको भिजवा दूंगी। एक बार मैं स्क्रीन वो कर देती हूँ ताकि सबको दिख जाए। बच्चे इंडेक्स नोट हो गया सबसे? यस मैम। ओके जी, ठीक है जी। किसी बच्चे को कुछ थोड़ा सा याद है वेपर प्रेशर क्या होता था? एनी आइडिया, एनी गेसेस? एग्जांपल दिया था ना थप्पड़ वाला, एक है ना। ये मेरी अक्षिका, थप्पड़ वाला एग्जांपल दिया था। नए बच्चों को डराना मत बेटा, वर्चुअल थप्पड़ है, ओरिजिनल तो अब नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंट, एंड यू आर ब्लेस्ड। किसने किसको थप्पड़ मारे थे भाई? 2 बच्चे उठाए थे आपने, ये नाम ध्रुव एंड पिनाक आए थे। तूने मेरी ज्यादा खतरनाक छवि नहीं बना दी अक्षिका, 2 बच्चे उठाए थे, उठा के चक दिए थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। कौन कौन थे? मैं और पिनाक मैम। हाँ पिनाक है, आज मुझे नजर नहीं आया पिनाक। यस मैम। हाँ, और पिनाक +1 कैसी गई? मैम लास्ट में तो बुरी हो गए थे मैम। क्यों हो गई लास्ट में? वो तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी, बस 2-3 महीने वो थी। अच्छा, ओके 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 ओके। अभी ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, नो वरीज नो वरीज। +1 संभालने का टाइम है, मतलब कोई भी ना दिमाग पे, कोई भी बच्चा, मैं सबको बोल रही हूँ, प्रेशर लेके मत बैठना। हाय हमारी +1 वीक है, हाय हमारी +1 में अच्छी डिवीजन नहीं हुई, हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर नहीं आए, हमारा मॉक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। उस प्रेशर को निकाल दो, बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ, उसको ना बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो।
लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट विद +2 और बिलीव अस +2 कराते कराते भी बीच में +1 रिवाइज होती है और +2 के बाद तो करनी है +1 की टेस्ट सीरीज फिर से होनी है आपका नवंबर में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाता है बच्चों और उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज चलती है तो +1 को ठीक है जो टॉपिक मैं आपको बोलते रिवाइज करो वो जरूर रिवाइज कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से हेल्प लो बट ऐसे मन में स्ट्रेस नहीं फ्रेश स्टार्ट अ फ्रेश चल जी वेपर प्रेशर की खूबसूरत से डेफिनेशन लिखते हैं और फिर 2 शरीफ बच्चों की लड़ाई करा देंगे अक्षय का ठीक है मैम। इट इज द ये सारे मेरे साथ लिख ले प्लीज प्रेशर फिर हम इसे आराम से डिस्कस करेंगे अभी बिना प्रेशर के बस डेफिनेशन लिखो इट इज अ प्रेशर exerted by the vapors present above the liquid surface in equilibrium with न्यू स्टूडेंट काइंडली नोट करिए मैं विद लिखती हूँ सी के ऊपर ऐसे लाइन लगाई है तो दिस इज विद पुरानों को तो रट गया होगा कि नहीं अभी तक रट गया यस मैम यस मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और आपकी +2 एनसीईआरटी लिखती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड KL is called it is also called saturated vapor pressure कृतिका आप हैंड डाउन कर लो बच्चे और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इट इज कॉल्ड थैंक यू बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है तो ये प्रेशर जैसे गैसेस एक्सर्ट प्रेशर लिक्विड्स के वेपर्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर पर इसमें डेफिनेशन बड़ी कमाल की है तो चलो क्लास के सबसे शरीफ 2 बच्चे कौन है इस साल के सबसे शरीफ कोई Akshika. शरीफ नहीं बचा क्लास में 2 टीचर्स ले लो इसमें। अक्षिका तो है ही टीचर्स की लड़ाई मत करा ध्रुव टीचर्स की तो वैसे टीचर्स की लड़ाई की तो तुम्हें अरे तुमने सब पता क्या मिस किया ऑफलाइन क्लास में टीचर्स की लड़ाई ओहो क्या स्टाफ रूम में लड़ाई चल रही होती है और बच्चे बाहर से देख रहे होते हैं ये लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे होते क्वेश्चन के पीछे इस पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लगेगा नहीं लगेगा ये गलत है ऐसे क्या जबरदस्त लड़ाई सच में यू मिस दैट आई होप तुम्हें मिलने देखने का मौका मिले हाँ अक्षिका जैसी और शरीफ बच्ची कौन है फिर क्लास में मैं हूं ही नहीं अब मेरे को मत इंक्लूड करो बात ही खत्म करो नहीं ये तेरे नाम सबसे पहले तेरा नाम आया क्लास में तुझे तो अब इंक्लूड करना ही करना है तू तो दूसरी शरीफ बच्ची का नाम तू बता दे चल फिर जो मर्जी उठा अक्षिका जल्दी जो मर्जी उठा दो आपकी मर्जी मेरे को फिर तुम्हारी राधिका को ले लेते हैं मुझे राधिका हमेशा से बहुत शरीफ लगती है राधिका ठीक है ठीक है मैम। आपने कह दिया तो शरीफ हो गए हम हैं? राधिका का नाम ही बड़ा प्यारा है राधा की याद आती है तो अक्षिका आराम से क्लास में बैठी थी बड़े ध्यान से सुनना और राधिका बाहर से आई और राधिका ने अक्षिका को 5 6 7 थप्पड़ लगा दिए एंड अक्षिका वाज लाइक दिस अच्छा तो मुझे थप्पड़ मारेगी ठीक है जी अच्छा तो अब क्या हुआ कौन बैठा था क्लास में मैं भूल गई मैंने किसका नाम लिया पहले मेरा अक्षिका। अच्छा अक्षिका दोबारा शुरू करते हैं अक्षिका क्लास में बैठी थी राधिका बाहर से आई उसने राधिका ने अक्षिका को 5 6 7 थप्पड़ लगा दिए अक्षिका को बहुत गुस्सा है राधिका मुझे मार सकती है अक्षिका उठी और अक्षिका ने राधिका को 10 15 थप्पड़ लगा दिए राधिका वाज लाइक दिस अच्छा ये भी मुझे मार सकती थी ये तो सोचा ही नहीं था अब परफेक्ट इक्विलिब्रियम है एक थप्पड़ राधिका से अक्षिका की तरफ एक थप्पड़ अक्षिका से राधिका की तरफ राधिका अक्षिका परफेक्ट इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब देखते हैं इस डेफिनेशन कैसे आती है एक लिक्विड है उसको एक बिकर में रखा है बिकर को ऊपर से आपने ढका हुआ है वेसल क्लोज्ड वेसल है आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेट्स से 60 डिग्री पे हीट करें ठीक है 60 डिग्री शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो ये हीटिंग का प्रोसीजर शुरू में सिर्फ इवेपोरेशन हो सकती है समझना इवेपोरेशन हो सकती है ऊपर की तरफ वेपर जाएंगे इट कैन बी इवेपोरेशन ओनली कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं प्रेशर किस डिवाइस से प्रेशर मेजर होता है मैनोमीटर गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बैरोमीटर से मेजर होता है नॉर्मल गैस का प्रेशर मैनोमीटर से मेजर करते हैं एनीवेज तो इवेपोरेशन हो रही है यानी ऊपर की तरफ मार पड़ रही है मैनोमीटर में प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्या ये उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिया जा सकता है बिल्कुल नहीं ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ी देर बाद ऊपर बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे अब वो कंडेंसेशन शुरू होगी नीचे की तरफ मार पड़ रही है मैनोमीटर में प्रेशर एकदम से कम होता जा रहा है क्या आप वो कम होता हुआ प्रेशर ले रहे हैं
बिल्कुल भी नहीं। यू विल वेट फॉर अ व्हाइल। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल रेट पे चलने हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, एक मॉलिक्यूल नीचे आएगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर गया इवेपोरेट हुआ, एक मॉलिक्यूल नीचे आया कंडेंस हुआ। मैनोमीटर की रीडिंग एक कांस्टेंट रीडिंग आ जाएगी, यानी अब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हो। जब लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं और मैनोमीटर एक कांस्टेंट रीडिंग दिखा रहा होता है, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, बड़े ध्यान से, अब दिल से डेफिनेशन पढ़िएगा, पूरी दिमाग में जाएगी। इट इज द प्रेशर, किसका प्रेशर, exerted by the vapors, vapors का प्रेशर है, गैसियस स्टेट का प्रेशर है। इट इज द प्रेशर exerted by the vapors, बट क्या वेपर्स इकलौते हैं गैस की तरह? नो, प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस, नीचे लिक्विड है ऊपर वेपर्स है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यहाँ इक्विलिब्रियम चल रहा है। इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन। ठीक है जी, वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड। जब पूरा वो इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है, हर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट। तो वहां जो प्रेशर आएगा उससे हमने कहा वेपर प्रेशर। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहा, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर का, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। और आपको पता है +1 से, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ कौन से दो रेट इक्वल होंगे? Evaporation and Evaporation and condensation of evaporation is equal to rate of condensation. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है जी, यानी हम ये बता रहे हैं जब एक लिक्विड को हीट करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, तो मैनोमीटर एक कांस्टेंट रीडिंग दिखाएगा, वो उस लिक्विड का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर रिपोर्ट किया जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है ना, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन इस चैप्टर में फिर से हमें डेफिनेशन करनी है, और डेफिनेशन के बाद हमने करने फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो काइंडली लेट मी नो, ये वाली स्लाइड होगी आपसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। निधिका, आपके माइक से थोड़ी सी डिस्टरबेंस लग रही है, बच्चे म्यूट कर ली। थैंक यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर हमने उठाना है नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहले हमने उठाना है नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ जी, गर्ल्स नेल पेंट रिमूवर यूज करती है, +1 में भी करती थी। हाँ, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग अबाउट यूजिंग नेल पेंट रिमूवर? जब हम नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं तो हम किस बात का खास ध्यान रखते हैं? बॉटल को खुला नहीं खुला नहीं छोड़ते। खुला छोड़ दिया बॉटल को तो वो सारा वो ड्राई हो जाता है। तो पूरी +1 में केमिस्ट्री की थोड़ी इज्जत रख लो। उड़ जाएगा मतलब क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में? इज हाईली वोलाटाइल। वेपर नहीं उड़ जाएंगे, इट इज हाईली वोलाटाइल। यानी वो नेल पेंट रिमूवर हाईली वोलाटाइल है। तो सुबह सुबह आज मैंने एक चीज का नाम ले लिया, बच्चे कहते नराते चल रहे हैं, पाप लगेगा। मैं डर गई बहुत ज्यादा, फिर मैंने नया नाम बना लिया दूसरे बैच में, सैनिटाइजर। हम सब सैनिटाइजर आजकल घर में यूज कर रहे हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड कि सैनिटाइजर आपने बॉटल खोल ली और वो उड़ जाए? नहीं। नो मैम। इसका मतलब सैनिटाइजर वो भी वोलाटाइल है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई लिक्विड वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है वेपर्स बन रहे हैं, वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल वेपर्स नहीं बनते। यूजुअली लिक्विड्स के वेपर्स बनते हैं, लिक्विड्स आर वोलाटाइल। यूजुअली सॉलिड्स के वेपर्स नहीं बनते। ग्लूकोज के कोई वेपर नहीं होते, शुगर के वेपर्स नहीं होते, यूरिया के वेपर नहीं होते, नमक के वेपर्स नहीं होते। यूजुअली जो सॉलिड्स है वो नॉन वोलाटाइल है। यूजुअली मैंने कहा भी एक आधी कोई सब्लिमेशन वाला एग्जांपल आप उठा के ले आओगे। यूजुअली लिक्विड्स वोलाटाइल है। लेट्स कम टू द पॉइंट। लिक्विड वोलाटाइल है मतलब उनके वेपर्स बनते हैं। लिक्विड वोलाटाइल है मतलब उनके वेपर्स बनते हैं। हाँ, किसी के कम वेपर्स बनेंगे, किसी के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, पर लिक्विड्स जो है वो वोलाटाइल होते हैं।
यहां कंपैरिजन चल रहा था कि भाई एक है आपका नेल पेंट रिमूवर और एक है सैनिटाइजर, दोनों लिक्विड है, दोनों रूम टेम्परेचर पे पड़े हैं, पर दोनों के इवेपोरेशन के रेट में फर्क है। तो मतलब एक हाईली वोलाटाइल है दैट इज नेल पेंट रिमूवर, और एक लेस वोलाटाइल है दैट इज सैनिटाइजर। ठीक है जी, इन दोनों का वॉलेटिलिटी रेट अलग अलग है जबकि दोनों लिक्विड है। तो नॉन केमिस्ट्री वाले ये कह के छोड़ देंगे नेचर अलग अलग है, इसकी नेचर है अभी ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, हाईली वोलाटाइल है, इसकी नेचर है ये लेस वोलाटाइल है। बट केमिस्ट्री वाले इसमें नहीं छोड़ेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड का इनसाइड मतलब क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड का इनसाइड मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो टॉपिक +1 के इस चैप्टर में खास तौर पे रिवाइज करने, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन वो तो मैंने बता ही दिया, एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम, मतलब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन तो आज ही करना, व्हेनेवर यू गेट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्जन फोर्सेस एंड योर फेवरेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई गेस यू रिमेंबर। तो अगर मैं ये कहूं कि जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल अच्छे से हैंडल्ड है, अच्छे से बॉन्डेड है, आपको क्या लगता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? लेस वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। कम होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड में हमें ये कहना चाहिए कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब आप देख रहे हो कि कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, अंडरस्टूड है इसके, अगर रूम टेम्परेचर पे और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। एग्जांपल लेते हैं, बताओ जी नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। नहीं, नेल पेंट रिमूवर में कंपोनेंट क्या है, कंपाउंड क्या है? एसीटोन। एसीटोन का आईपीएक नेम क्या है? Propanol. What is the another common name of acetone? Another common name. डाइमिथाइल कीटोन। Very good. कौन कहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं होती? होती है। दिमाग लगाओगे, अटेंशन दोगे तो ऑनलाइन में भी होती है, और नहीं दिमाग लगाओगे तो ऑफलाइन में भी नहीं होगी। इट इज द मैटर ऑफ स्टडी, कंसंट्रेशन आप कितनी रखते हो, ये बाकी सब वहम है। ठीक है, अगर ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है और अगर ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं होती तो पिछले सालों तक तो 100% सारे डॉक्टर बन जाने चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी। अभी एक +2 की बच्ची का मैसेज आया कि उसने ओलंपियाड का जब आपका रिजल्ट आया, KBY जिसको बोलते हैं, के वो वाला, उसने क्रैक करा और वो ऑनलाइन पढ़ी। तो इट्स ऑल कि हम कितनी कंसंट्रेशन से काम करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं है, हमारे भी बस में नहीं है, वरना अब तक हम ऑफलाइन कर चुके होते। कंसंट्रेशन मैटर्स, तो आज पहले दिन से हम कंसंट्रेशन से काम करेंगे। एसीटोन है जी, ये प्रोपेनोन है, डाइमिथाइल कीटोन है। पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है कि नॉन पोलर? वेरी गुड क्लास, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, और एक अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं? डाइपोल डरे डरे क्यों बैठे हो? ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन थोड़ी हुआ। अच्छा, और वो सैनिटाइजर में क्या होता है? इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रबिंग अल्कोहल है, यू आर राइट। चलो मैंने इथेनॉल ले लिया, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। अल्कोहल में मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। कैसे याद किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने? फोन के साथ लगाओ। फोन, क्या बात के साथ फोन। हाँ, हाइड्रोजन फोन पे लगा है और सामने फोन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो, अगर ये मिसकंसेप्शन मैं तुम्हें आज पाल दूं कि बेटा डाइपोल डाइपोल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है, तो ये गलत है। बट जनरली 70% केसेस में अगर सिमिलर से मॉलिक्यूल है, एक में डाइपोल डाइपोल है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है 70% केसेस में। तो यहाँ बड़े आराम से मान सकते हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है जो थोड़े से वीकर फोर्सेज है, और ये थोड़े से स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है। तो अब स्टोरी आई गेस सारी क्लियर हो रही है तुम्हें, क्यों सैनिटाइजर, क्यों अल्कोहल्स लेस वोलाटाइल थे? क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेस वोलाटाइल होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस वोलाटाइल है, ये मोर वोलाटाइल है।
और वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे या सेम टेम्परेचर पे? एसीटोन। इट हैज मोर वेपर प्रेशर, इट हैज लेस वेपर प्रेशर। तो खैर पूरी स्टोरी को मैंने ब्रीफली ये कंक्लूड करा कि बेटा जी जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उसके वेपर प्रेशर कम होगा या वो लेस वोलेटाइल होगा। ठीक है जी, दिस वाज नेचर ऑफ लिक्विड। कोई भी तो लिक्विड आप इस बेस पे वोलेटिलिटी के बेस पे कंपेयर कर सकते हो। अगर ये नोट हो गया, अगर समझ आ गया है तो बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया नोट मैम। All have done, I guess. यस मैम। यस मैम। ऐसे तो आप Yes, शुरू से ma'am. अच्छे बच्चे रहे हो, पर अगर कोई ऐसी कोशिश करता था +1 में और अभी वो उसे आदत ही बना रहा है कि भाई मैं तो जी फोटो ही खींचूंगा, तो वो छोड़ दे। प्रॉपर कॉपीज बनाए, पहले दिन से बनाए। इनफैक्ट एक पतली कॉपी साथ में रखें जिसको फॉर्मूला कॉपी का नाम दे, क्योंकि शुरुआत हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आज 2 फॉर्मूले आए मान लो, तो वो दोनों फॉर्मूले कुछ नहीं करना, चैप्टर नाम लिखना है, फॉर्मूले ये फॉर्मूलाज आए हैं। तो शुरू से ही हम अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करें। समरी नोट्स वगैरह बनाने का अलग चलता रहेगा, बट एक फॉर्मूला की कॉपी होनी चाहिए। बस रिवीजन ही करानी है, इधर से भी पकड़ लो, उधर से भी पकड़ लो, जैसे मर्जी पकड़ लो। एनीवे, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। आई गेस एवरीबडी नोज कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? My evaporation मैम की जल्दी बॉन्डिंग Forces weak. फोर्सेस वीक होती मैम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं मैम। मॉलिक्यूल्स विल गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी कि वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ पाएंगे। आपने टेम्परेचर दे दिया है तो दे विल इजीली गो टू वेपर फेज। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सीधा वो कंक्लूजन है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अगर मटेरियल अपलोड हुआ, आपका नहीं हुआ तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, बड़ी छोटी छोटी आरपीएस है, हम 2-3 इकट्ठे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, और वैसे भी बोर तो होने नहीं देंगे, आपको होमवर्क देते ही रहेंगे, नो वरीज। तो अगर मटेरियल अपलोड होता है तो आज जितना मैं कराऊंगी उसके बेस पे आपकी आरपीएस 1 होगी, आपकी आरपीएस 1 होगी। सोल्यूशन चैप्टर आरपीएस 1 आज का होमवर्क है। तो उसमें एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि व्हाई अ कुक क्राइज लेस, व्हाई अ कुक क्राइज लेस इफ ही कट द अनियंस केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। आंखों में आंसू कम आते हैं अगर हम फ्रिज में अनियंस को, प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दें, तो आंखों में आंसू कम आते हैं। कैन यू थिंक व्हाई? मैम क्योंकि टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर प्रेशर भी फोर्सेस कम हो स्ट्रांग जाता होती है है, तो मैम, उसका इसलिए वो वेपर कम प्रेशर निकलता है, कम तो उसकी होगा। आंखों में कम लगता है। यस, देखो क्या हुआ, आपने फ्रिज, दिस इज अ होम टिप, मम्मा को भी दे सकते हो, ठीक है, कि आपने प्याज पहले फ्रिज में रख दो, उसके बाद उन्हें निकाल के काटो, तो आपकी आंखों में पानी कम आएगा। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली प्याज पानी क्यों आता है, क्योंकि उसमें कुछ सल्फर के वेपर्स होते हैं। जब टेम्परेचर कम रखा है तो डेफिनेटली वेपर्स कम है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। तो जितनी देर में आप उन्हें काटोगे, क्योंकि ठंडे काट रहे हो, तो आपकी आंखों में पानी कम आएगा, बिकॉज लेसर इज द टेम्परेचर, लेसर इज द वेपर प्रेशर। ये तो हुई एक बात थ्योरेटिकली। अगर हम ये कहें मैडम जी मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, अब आप बताओ प्रेशर में कितना चेंज आएगा। समझो, मैं एग्जैक्ट मैथमेटिकल आ गया, थ्योरी भी नहीं रही, मैथमेटिकली। तो यस, हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं भाई इतना टेम्परेचर बढ़ाने से इतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दैट इज अ वर्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब +2 में आके आप भारी भरकम वर्ड से नहीं डरते। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब क्वांटिटी, इतना बढ़ाने से इतना बढ़ेगा। तो प्लीज मेरे साथ लिखना कि पहले तो ये जो ऊपर लाइन लिखी है वो आपने लिख ली होगी आई गेस। अब आपने लिखना है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर is given by Clausius. Clapeyron equation is given by Clausius-Clapeyron equation. ठीक है, एग्जैक्ट जो वेरिएशन है वो Clausius-Clapeyron equation इसके लिए दे रहा है। और ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन है log P2 by P1, P1 P2 बेटा वेपर प्रेशर है, is equal to delta H VAP. I hope आपको याद है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 2.303 R
वन अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. Of course T2 हाई टेम्परेचर है देन T1. सुख की बात यह है कि इसमें से किसी का भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब इसमें से सॉरी मतलब क्लैशियस क्लैपरिन का एक भी न्यूमेरिकल आपको आरपीआई असाइनमेंट बुकलेट में नहीं मिलेगा, है ही नहीं है, कभी आया ही नहीं किसी पेपर में, वरना हमने भी डाल दिया था. तो बेशक आप फॉर्मूला याद कर रहे हो, एक्सप्रेशन याद कर रहे हो, बट आगे कोई न्यूमेरिकल करने की है ही नहीं इस पे, तो करना ही नहीं पड़ेगा. और बट सीधा क्वेश्चन पूछते हैं द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय. 4 इक्वेशंस के नाम है, आपने आंसर चूज कर लिया. या द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ क्लैशियस क्लैपरिन इक्वेशन इज, ये आपने चूज कर लिया. बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. जब आप ये नोट कर लो तो प्लीज मेरे को बता देना. हम कर लिया. अच्छा, थोड़ा सा +1 सोचो, दिमाग पे जोर डालो तो याद आएगा. अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेसल चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं. मैम. नो. मैंने बोला अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेसल चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा? नो मैम. नो मैम. क्यों नहीं होगा? नो मैम. क्यों नहीं होगा? अच्छा चलो ये बता दो, आपने ये चीज कहाँ पढ़ी थी? बोलो बोलो बोलो. हम इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हाँ, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. याद है जब हम स्टेटोमीटर चैप्टर में थे तो मैं आपसे पूछती थी गैस और वेपर में क्या फर्क है, तो आप कहते थे मैडम गैस गैस होती है, पर वेपर्स तब बोलते हैं जब कोई लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में. वेपर्स इकलौते नहीं होते, यूजुअली वो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं. और वेपर प्रेशर डिफाइन ही वहां करते हैं. फिर किसी को एक वर्ड याद आ रहा है? मैं आपको सारे पिछली चीज याद कराती हूँ. एक्वस टेंशन किसको कहते थे? एक्वस टेंशन. यस मैम. हाँ, एक्वस टेंशन किसको कहते थे? वाटर का प्रेशर जब वो वाटर पे होता. जो एक्वस टेंशन एक सिंपल वर्ड है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. मतलब नॉर्मली किसी लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर है क्योंकि वेपर्स का प्रेशर है, पर पानी के वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन कहा जाता है. एक्वस टेंशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स. और स्पेशली स्टेटोमीटर में न्यूमेरिकल भी कराया जाता है कि एक्वस टेंशन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, वॉल्यूम ऑफ वेसल से चेंज नहीं होती. मॉरल ऑफ द स्टोरी, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता. वेपर प्रेशर डज नॉट चेंजेस by changing surface area or volume of vessel. Vapor pressure doesn't changes by changing surface area और मुझे लिखना चाहिए था और volume of vessel. इससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, और इसका रीजन आपको भी कुछ याद होगा, मैं भी बताती हूँ. क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, जैसे आपने बोला इक्विलिब्रियम स्टेज पे केसी केपी की वैल्यू वॉल्यूम से चेंज नहीं होती. जब आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और एज पर ली शर्टले प्रिंसिपल वो अपने आप को दोबारा रीगेन कर लेता है. पर कभी भी वॉल्यूम चेंज करने से चेंज नहीं होगा. आपकी इसी आरपीएस 1 में इफ यू गेट टुडे या जब भी मिलेगी, काम तो करना ही है, तो वहां ऐसे है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 17.54 mm ऐसे वैल्यूज सजा के लिखी है. और नाउ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ बाय कंप्रेसिंग द पिस्टन. व्हाट इज द न्यू वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर? सेम रहेगा. याद रखें अच्छे से दिमाग में भले, और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ. वॉल्यूम चेंज करने से, सरफेस एरिया चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता. अभी भी कुछ बच्चे ना 10th में घूमने चल जाएंगे, नहीं मैडम 10th में तो पढ़ाते नहीं थे भाई, चाय 9th में पढ़ाते हैं रादर, ये कि जब चाय गर्म है तो प्लेट में डाल के पी लो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. बेटा जी इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, पर साथ के साथ कंडेंसेशन का रेट भी चेंज हो जाता है. इसलिए वेपर प्रेशर पे कोई चेंज नहीं पड़ता. वेपर प्रेशर एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेज का प्रेशर है जो कि चेंज नहीं होगा. तो याद रखें सरफेस एरिया या वॉल्यूम चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा. ये हम पहला
टॉपिक उठाया था हमने, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और वेपर प्रेशर के फैक्टर्स क्या है। तो 3 फैक्टर्स है, इन नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और सरफेस एरिया या वॉल्यूम चेंज करने से ये चेंज नहीं होता। ये थोड़ा सा +1 का टच था, फिर भी क्योंकि +2 में भी है तो हम दोबारा से करें। अब हम बात करेंगे किसी सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे ढूंढते हैं। किसी सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए इस चैप्टर में एक लॉ आएगा जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, दैट इज राउल्ट्स लॉ। तो एक फ्रेश टॉपिक आपका शुरू हो रहा है बच्चे, राउल्ट्स लॉ। तब तक मुझे याद करके बताएं सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन? A homogeneous mixture of homogeneous solute mixture and of solute solvent. and solvent. चलो एक बात तो आपने ठीक बोली कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, वेरी गुड। जो हेट्रोजीनियस है वो कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट इज इट ऑफ 2 कंपोनेंट और इट कैन बी मोर देन 2 कंपोनेंट? मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट एक कंडीशन और है, इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग। तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का, पर वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है जी सॉल्वेंट अगर हम बाइनरी की बात करें, और एक है सोल्यूट अगर बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, अदरवाइज तो जितने मर्जी कंपोनेंट होते हैं, डोंट वरी। हम ना पहले कोशिश करें कि आपको चैप्टर मतलब ऐसे राउल्ट्स लॉ, न्यूमेरिकल उस पे लेके जाए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, बट अदरवाइज जैसे जब आपके पास साइनॉप्सिस आ जाएंगे तो ये शुरुआत में से सोल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और वो सब हमने कराना, बट वो लास्ट में लेके जाते हैं ताकि न्यूमेरिकल पार्ट पहले हो जाए। तो वो सब चीजें इसलिए रिटर्न में अभी नहीं दे रही हूँ, मैं वर्बली डिस्कस कर रही हूँ। बाइनरी सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक का नाम है सॉल्वेंट, एक का नाम है सोल्यूट, ठीक है। और पूरी +1 में, इनफैक्ट +2 में भी बेटा जी मैं यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, सॉल्वेंट के लिए ए टर्म और सोल्यूट के लिए बी टर्म, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए ए, सोल्यूट के लिए बी, टर्म्स का ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने लिखा WA मतलब Weight of Weight of solvent. solvent. Weight of solvent. सॉल्वेंट, WB Weight of solute. Solute. ये वेट है, ये मोलर मासेस नहीं है। और इफ आई सिंपली राइट W, Weight of Weight of solution. 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 बिल्कुल ठीक है जी। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ पहले लगाते कब है, क्या होता है राउल्ट्स लॉ? हमारे पास एक कंपोनेंट है ए, ठीक है जी, पड़ा हुआ था, हमने उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट मतलब एक लिक्विड पड़ा है ए, मैंने उसमें एक और लिक्विड डाल दिया बी, अब वो बन गया सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में राउल्ट्स लॉ हमें बताता है, और राउल्ट्स लॉ कहता है कि द partial pressure of each component in the solution। अब कोई बच्चा कहता है मैम ये पार्शियल वर्ड क्या लेके आए हो आप, मतलब उसका इकलौता, इंडिविजुअल, उसका पार्शियल, टोटल तो टोटल हो गया ना, पार्शियल हर एक का हिस्सा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया बीच में बच्चे मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो पहला कंसंट्रेशन यूनिट आ गया, और ऐसे रोज एक एक दो दो करके आ जाएंगे, मतलब जितने हमने पढ़े वो सारे यूज होने हैं, बल्कि उसकी एडवांस लेवल अभी हमने सिखानी है, मतलब इंटर कन्वर्जेंस वाली। तो ये तो पक्का इस बार रिवाइज कर लेना। मोल फ्रैक्शन किसी को याद आ रहा है? मोल फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन या फॉर्मूला कुछ याद आ रहा हो? हम मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स अपॉन द सब्सटेंस जो कंपोनेंट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। और ये भी बता दो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑल One. कंपोनेंट्स। One. बात है। और वो क्या होता था? मोल परसेंट। Mole fraction into मोल 100. fraction into 100. देखो अभी भी आपको काफी कुछ याद है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू टेस्ट सीरीज, जिसके चक्कर में आप पढ़ते और पढ़ते ही रहे इवन इन योर हॉलीडेज। फिर भी एक बार और नए सिरे से याद कर ले, रिवीजन एंड री रिवीजन की पॉलिसी लगानी है हमने हमेशा, ठीक है जी। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राउल्स कहता है ये उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल
दैट इज पी ए नॉट, और यहाँ पे एक्स ए, पी ए नॉट। अब मैं सारी टर्म्स लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जो तो बेटा जी ये पी ए है, ये तो हुआ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। और जो पी ए नॉट है ये पता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अब प्योर स्टेट का मतलब क्या है, एक खाली वेसल में सिर्फ ए पड़ा था, तो जो उसका प्रेशर है वो पी ए नॉट है, खाली पी ए नॉट मतलब प्योर स्टेट, जब वो सिर्फ इकलौता पड़ा था। पर जैसे कोई और कंपोनेंट लेटर सपोज बी मिक्स कर दिया, तो फिर उसका प्रेशर अब वो पार्शियल कहलाने लग गया, क्योंकि उसका हिस्सा अलग हो गया। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सिमिलरली जो दूसरा कंपोनेंट है PB is directly proportional to XB, या हम ये खोलेंगे PB is equal to PB not XB। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लो, PB किसको बोलोगे आप? Partial pressure of Partial pressure of component B. Partial vapor pressure of component B in solution. B in Solution। और PB not Vapor pressure of B Pressure of B in pure state. ठीक है जी। और XB, अच्छा XB हमने लिखा नहीं, आई होप आपको पता है XB क्या है? mole fraction. fraction of B. बिल्कुल ठीक है, अगर आपने लिखना होगा तो लिख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन फेज। अच्छा मैं लिख ही दूं क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। वो म्यूजिक की क्लास है बेटा, इसलिए नहीं करा रहे, क्योंकि आपका टाइम टेबल देखो अभी मेरे ख्याल से म्यूजिक है। टोटल वेपर प्रेशर अगर आपने देखना है तो पीटी इज पीए प्लस पीबी, है ना, दोनों के पार्शियल प्रेशर दिए होंगे तो आप ऐड कर देना, हो जाएगा। लेकिन अक्सर न्यूमेरिकल इतना सीधा नहीं होता, तो हमें पीए नॉट पता होता है, हमें एक्स ए पता है, हमें पीबी नॉट पता है, हमें एक्स बी पता है। ये हमारा राउल्ट्स लॉ का आज के लिए फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, ये लो जी, कंप्लीट चेक कर लो, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया राउल्ट्स लॉ। और इसमें बिल्कुल सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स हैं, बट ऑफ कोर्स तुम्हें मोल फ्रैक्शंस याद होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। बोलो बेटा। मैम जो आप वेपर प्रेशर समझा नहीं रहे थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट में, मैम वो उसका जो आपने रीजन दिया था उसको क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे देती हूँ। देखो क्या हुआ, आपके पास एक लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, आपने ऊपर से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया तो क्या हो गया, ऑफ कोर्स मोमेंटली वेपर प्रेशर चेंज हुआ। लेकिन क्योंकि आपने कंप्रेस करा है, मान लो कंडेंसेशन का रेट अब बढ़ गया तो इवेपोरेशन का कम हो गया, मोमेंटली वेपर प्रेशर चेंज होगा, फिर इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश कर देगा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम ने तो अपने आप को रीगेन करना ही करना है, फिर से वो स्टेज में आ जाएगा जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए। इसलिए हमने बोला कि सरफेस एरिया या वॉल्यूम चेंज करने से वो चेंज नहीं होता। एक और बात आपको याद कराऊं, जैसे हम एक्सप्रेशन लिखते थे वाटर लिक्विड गिविंग वाटर गैसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखिए इक्विलिब्रियम में, तो वाटर लिक्विड गिविंग वाटर गैसेस आप इसका केपी लिखते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, और आप ही कहते हो केपी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता, है ना, केपी केसी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम चेंज करो और अगर आप अपने आप को कहते हो कि प्रेशर चेंज कर रही हो, इट मींस आप केपी चेंज कर रहे हो, जबकि केपी केसी टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे, वॉल्यूम के साथ तो चेंज ही नहीं होते। यस मैम। हाँ जी बच्ची, ये वाला पेज डन हो गया? यस मैम। वेपर्स में लिक्विड प्लस उसके जो वेपर्स होते हैं वही आता है ना दोबारा बोलो जी। मैम? वेपर्स में वेपर्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या आएगी? वेपर्स की डेफिनेशन है कि व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है आप उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें, उसके वेपर्स है, और वेपर प्रेशर तब डिफाइन होता है जब वो वेपर्स अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।
चलो जी, आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन जरूर नोट करना है। जो हमने आदतें थोड़ी खराब कर ली है ना ऑनलाइन की, वो आदतें सुधार ली, ठीक है। हमारी पूरी मतलब चाहे हम ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन, कॉपी हमारी बनेगी साथ साथ, उसी स्पीड उसी उससे पढ़ाया जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 80 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली। टॉर याद है प्रेशर का एक यूनिट होता था इन प्योर स्टेट। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से करें, बहुत इजी है कैलकुलेशन वाइज भी, फॉर्मूला आपके सामने है और उसको जरूर करें। मैम 360। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले गुड़िया दोबारा। I'm 72 too. I'm 72. हम 72। कहने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ठीक आंसर है। तुमने ना शायद, जिस बच्चे ने मुझे पहले आंसर दिया, शायद उससे मोल फ्रैक्शन नहीं लिया, मोल्स ले लिए जल्दी जल्दी में, मे बी। यस यस। मेरे को तभी पता लगा कि इतना बड़ा कैसे आ गया। चलो कोई नहीं। देखो जी, पहले देखो क्या आपको प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर दिख रहे हैं। बहुत आसान है ये चैप्टर, दो इट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, बट सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। छोटी मोटी गलती भी होती है तो आपको पता है फिर आंसर नहीं आता। पीबी नॉट इज 60, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आपको याद है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और नहीं तो आप सिंपली ये भी कर सकते थे 1 माइनस एक्स से, है ना, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, जैसे मर्जी कर लो। एनीवेज, अब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दें। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ना आप राउल्ट लॉ के क्वेश्चन कर रहे हो, तो 90% क्वेश्चन तो पता कैसे है कि आपको पीए नॉट प्योर स्टेट वाला दिया है, पीबी नॉट दिया, और आपको आदत ही पड़ जाती है कि पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी करते हैं। एक ना असाइनमेंट में क्वेश्चन है, उसमें ना उन्होंने पार्शियल वेपर प्रेशर ही दे दी। अब बच्चा इतने क्वेश्चन वो पीए नॉट पीबी नॉट के कर चुका हो तो उसे ध्यान ही नहीं है। तो पहले सोचो ठंडे दिमाग से, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर दे दिए तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? ऐड करके। दोनों को ऐड कर सिंपली ऐड करके पीए प्लस पीबी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर वो स्टार्ट यहाँ से होता है, और वो ना हर साल बच्चों का डाउट होता है। आपको पता पढ़ा पढ़ा के मैं ये याद हो जाता है कि बच्चे का क्या डाउट है, तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट मतलब असाइनमेंट में वो क्वेश्चन है, वहाँ पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर है तो यू हैव टू सिंपली ऐड देम। बट इफ दे आर गिविंग द प्रेशर्स इन द प्योर स्टेट तो ठीक है, आप पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ध्यान से सॉल्व करेंगे एंड ऑल। किसी को कोई डाउट कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, काइंडली लेट मी नो। इफ नो तो अगले पेज पे ना मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है एक क्वेश्चन, वो एक होमवर्क क्वेश्चन है, उसके लिए आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन ना मतलब होमवर्क क्वेश्चन है, अभी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, पर फिर भी वही बात है कि ऐसे नहीं कि फोटो खींच लेंगे। जब हम आपको टाइम दे रहे हैं, कभी मजबूरी होती है हमारे पास टाइम नहीं, तो हम कहते हैं बेटा अच्छा स्क्रीनशॉट ले ले, वही टाइम कम है, बट कोशिश करें कि आपकी कॉपी बन जाए क्लास में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस मैम। यस मैम। मैं आपके लिए सिर्फ रीड कर रही हूँ ताकि आपको राइटिंग समझ आए। एट 70 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए is 520 mmHg and that of pure liquid B is 1000 mmHg. If mixture of A and B boils at 70 degrees Celsius, amount of A in the mixture is, और options mole percent में। One of my favorite question, but आज मैं बिल्कुल कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी इसके बारे में, कल पक्का करूंगी।
जब नोट हो जाए बच्चे प्लीज बता देना। मैम हो गया नोट। मैम इसके बाद प्लीज 1 मिनट पिछले क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ देखो ऑनलाइन के कितने फायदे हैं, जब दिल करे पिछली स्लाइड, जब दिल करे अगली स्लाइड। वैसे ऑफलाइन में भी मिली जाती है ना पड़ोसियों की कॉपियां। यस। ये देखो दिख रहा है बच्चे? यस मैम, थैंक यू मैम। डन जी? यस मैम। ओके जी, और क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है? मतलब जैसे एक तो हमने सीधा फॉर्मूला, बताओ जी राउल्ट्स लॉ का एक सीधा सबसे सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला क्या याद कर लिया तुमने? बोलो। total pressure टोटल प्रेशर P इक्वल टू naught पार्टिकल। XA plus PP naught XB। PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। लेकिन एज पर क्वेश्चन कई बार हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, और आपको पता ही है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन आर नॉट XA। एक बार देख लेना मैं क्या कर रही हूँ। अब ना मैंने कुछ नहीं करा, मैंने P X अब हमने PB नॉट को आगे ले आते ताकि ये एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाए। और एक्स से वहां से कॉमन ले लेंगे। सॉरी मुझे यहाँ एक्स से लिखना था। ये हमने एक फॉर्मेट बना दिया एक्सए के टर्म में, ठीक है जी। और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है। ऐसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में बना भी सकते हो। आपको याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा ही, ठीक है। दूसरी फॉर्मेट नंबर 2, इस पे भी आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऐसा आपकी आरपीएस में हो सकता है, आरपीएस में नहीं है सॉरी, असाइनमेंट में है। फॉर्मेट नोट करना है, और नीचे इस क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी। वोलेटाइल मतलब दोनों वेपर्स बना रहे हैं, मतलब दोनों लिक्विड होंगे मोस्टली। हैज टोटल वेपर प्रेशर गिवन बाय पीटी 254 माइनस 119 XA, और इसकी यूनिट स्टोर में मैंने लिख दिया। यू हैव टू फाइंड PA नॉट एंड PB नॉट। ये अभी करना है क्वेश्चन, ये होमवर्क नहीं है। मैम 135 and 254। क्या बात है पिनाक, वेरी वेरी गुड। वोलाटाइल के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए। चलो जी शुरू करें। हमने कहा PT इज PB नॉट प्लस PA नॉट
माइनस PB नॉट इंटू XA। और जो क्वेश्चन में हमने इक्वेशन दी है, हमने कहा है 254 माइनस 119 XA। तो आई गेस वी नो हाउ टू कंपेयर द इक्वेशंस। तो हमें साफ नजर आ रहा होगा कि जो PB नॉट है वो तो सीधा आ जाएगा 254, और टॉर हमने कहा है यूनिट्स लेने, इसलिए लेने। यहां तक तो मुझे लगता है बच्चों से हो जाता है। ज्यादातर बच्चे अड़ जाते हैं जब PA नॉट पूछे, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते, तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ तुम्हें। अब तुम ये लिख सकते हो कि PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA, और अगर हम यहां से कंपेयर करें तो इट इज माइनस 119, बी केयरफुल, माइनस है वो XA। ऑफ कोर्स XA से XA कट गया। PA नॉट आपको निकालना है, PB नॉट आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो PA नॉट आपके पास आ गया मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, काइंडली चेक, और कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो। अभी तक हमने कहा वेपर प्रेशर क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है, और राउल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, व्हाट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जो लास्ट चीज मैं आज आपके साथ लूंगी वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, कि उसके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगी कि वो पूरा हो जाए, बाकी नहीं तो कल कर लेंगे। अभी ये देख लो, कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, और अगर हो गया तो हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये नोट एक बार दोबारा समझा दो। PA नॉट, ओके बेटा जी। देखो अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे थे, यहां से देखो आप, अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे थे तो तुम्हें दिख रहा है PB नॉट तो सीधा 254 है, yes, और PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA माइनस 119 XA, क्योंकि वैसे यह प्लस होना चाहिए था। yes. तो मैंने इस पूरी टर्म को आपस में इक्वेट कर लिया, ये देखो यहाँ इक्वेट किया। okay, अब PA नॉट मुझे पता करना है, PB नॉट मेरे पास है, ये इधर जाके ऐड हो गया। ठीक है बच्चे। ये किला हेलिक्स वालों ने ब्रेक कर दी। नहीं मैम, नहीं मैम 15 मिनट ही मिले। 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट कैसे मिले थे, आधे घंटे की ब्रेक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इट इज वेरी इजी। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है जी। तो आप एक्सिस देखना, खैर ये बहुत इजी है वैसे। हमने ना वाई एक्सिस पे अगर ले लिया है वेपर प्रेशर ऑफ ए, मैं इसको PA लिख रही हूं। अब आपको पता है PA मतलब सोल्यूशन में, और इधर चल रहा है XA। आई होप आपको पता है XA किसको बोल रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, क्या कहा राउल्ट्स लॉ ने, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो हमने पढ़ा, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, इतना मैथ्स आपने फिजिक्स में अब सीख लिया है, नहीं तो हम दोबारा कह देते हैं। अगर इक्वेशन वाइज सोचे तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे, ये हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में स्लोप किसके बराबर है, PA नॉट। PA नॉट, क्योंकि स्लोप और इंटरसेप्ट तो आई गेस आपको शायद याद होंगे, नहीं तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। PA नॉट इसका स्लोप हो गया। एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये सिंगल कंपोनेंट के लिए आपको दिख रहा है। ये मैंने XA की मतलब A कंपोनेंट की बना दी, लेकिन जो मेनली जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ माना जाता है ना, जैसे अगर पेपर में आता है गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ मतलब पूरे सोल्यूशन। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, इसी ग्राफ को डबल करूंगी, दैट्स इट। इस ग्राफ को मैं डबल कर दूंगी, ठीक है, जिससे दोनों कंपोनेंट्स का भी दिख जाए और टोटल सोल्यूशन का भी दिख जाए। ये हमारा लास्ट होगा आज। पहले मैंने बोल दिया RPS आपकी 1, अगर आपको RPS मिलती है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, और अगर RPS नहीं मिलती है तो मोल कॉन्सेप्ट से आप यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन रिवाइज करेंगे और
उसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिवाइज कर सकते हो, वो भी काम आएंगे आपके। जब ये बन जाए तो मुझे बता देना, वी विल मूव टू द नेक्स्ट। डन मैम। मैम ओके जी। अब जब हम पूरे सोल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मेरे पास 5 मिनट्स है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आज आपसे बन गया ठीक है, नहीं तो कल ये रिवाइज करेंगे, ये फॉर श्योर, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बाद में 1-1 मिनट के लिए परेशान होते हैं। वाई एक्सिस पे चल रहा है वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे मैं लिख दूं, यहाँ पे चल रहा है जी मोल फ्रैक्शन। था टोटल सोल्यूशन का, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास टोटल सोल्यूशन का आ गया। दिस इज फॉर टोटल सोल्यूशन। से प्लस पीवी नॉट एक्स भी लिख लेते, ठीक है जी। और मैं कल ये पूरा ग्राफ रिवाइज कराऊंगी, बिकॉज अभी ना ब्रेक नहीं है, मतलब ऐसे आपकी पहली 2 क्लासेस हैं उनमें कोई ब्रेक नहीं है, फिर बीच में गैप है 30 मिनट्स, फिर 2 क्लासेस हैं उनमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो आई गेस नेक्स्ट टीचर अभी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको पूरा ग्राफ समझा देती हूँ, अगर नोट हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं नोट हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, वैसे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल ही पूछूंगी। तो कुछ नहीं करा, हमने एक डबल ग्राफ बना दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से। इधर चल रहा है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए का, इधर चल रहा है बी का, ठीक है जी। हमने सिचुएशन ही ऐसी ली है कि पहले सिर्फ प्योर कंपोनेंट ए था, फिर ए का मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने ए को। फिर हमने बी का मोल फ्रैक्शन पहले बिल्कुल 0 था, फिर बी का मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ाते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा ग्राफ ये कहता है, राउट्सले ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ए की कर्व आ गई, बी की कर्व आ गई, और अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन की कर्व आ गई, दैट इज पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट प्लस पी। ठीक है जी, होमवर्क मैंने पहले बता दिया है, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म है, इट्स 12:15। ठीक है, अभी किसकी क्लास है? लास्ट बॉटनी की बची होगी, ठीक है। तब तक आप ग्राफ नोट कर लो। मैम बोलो जी, बोलो। मैम टोटल प्रेशर इस तरीके से कैसे आया जो आपने वाइट लाइन से बनाया?
एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो उसी स्टेज पे आप पीए की वैल्यू काउंट कर लो, उसी स्टेज पे आप पीबी की वैल्यू ऐड काउंट कर लो, मतलब चेक कर लो, सॉल्व कर लो, तो पीटी पीए प्लस पीबी हो गया। मैम आपने वाई एक्सिस पे पी नॉट कैसे लिख दिया? हाँ, वाई एक्सिस पे मैंने कैसे लिख दिया ये देखो, यहाँ सिर्फ पहले इस स्टेज पे मुझे बताओ, इज इट अ सोल्यूशन और अ प्योर कंपोनेंट ए? इस स्टेज पे प्योर कंपोनेंट ए। यस, और जब कंपोनेंट प्योर है तो वेपर प्रेशर सिर्फ उसी का ही आएगा। ओके ओके मैम, ऐसे लिख दिया, इसीलिए इधर पीबी नॉट लिखा। और अगर बीच में कहीं चाहिए जहां कुछ एक्स ए भी है, जहां कुछ एक्स बी भी है, तो वहां हम एक्स ए एक्स बी से निकाल लेंगे। ओके मैम। मैम ने ज्वाइन कर लिया? नो मैम। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये बड़ा वो कर दिया है, बीच में टाइम ही नहीं दिया, तो दूसरे टीचर को यहाँ तक आने में वो रहेगा। अच्छा चलो, ग्राफ की फोटो देख के आप ये बता सकते हो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है? मतलब मैं जैसे मैं ग्राफ को देख पा रही हूँ, आई गेस आपको भी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, यानी पीए नॉट ज्यादा है, पीबी नॉट कम है, यानी ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर कम है। तो कई बार हो सकता है ऐसे ग्राफ आपको दे दे, जिस तरह से ये ग्राफ दिख रहा है, तो इस ग्राफ को देख के क्या आप कह सकते हो ए इज मोर वोलाटाइल? यस मैम। यस मैम। किसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है? ठीक है। स्ट्रॉन्गर है। तो कई बार ग्राफ से हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन? पीए नॉट। पीए नॉट। और मिनिमम वेपर प्रेशर? पीबी नॉट। ठीक है, कल थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आप मेरे को याद कराना, अगर ग्राफ का कुछ पूछना होगा ग्राफ का पूछ लेना, नहीं तो आप मेरे को कहना मैम क्वेश्चंस दोबारा करा दो, क्योंकि कल हम दोबारा इस चीज को रिव्यू करेंगे, इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे। आरपीएस, हाँ जी बोलो बोलो। मैम जो आपने बताया कि मैक्सिमम वो वेपर प्रेशर और मिनिमम, मैम वो पूरे सोल्यूशन का बता रहे हो ना? हाँ कमल, इसी बात को ना मैं कल खोलना चाह रही थी, एक्चुअली खोलना तो अभी था, बट आई थॉट कि मैम आने वाले होंगे। अब मैं ना कल आपको दो ऑप्शन आपके पर, आपने पकड़ लिया, अच्छा बच्चा पकड़ लेते हैं। अब मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज पीए नॉट स्लाइटली लेस देन पीए नॉट, स्लाइटली लेस, क्योंकि तुम ठीक कह रहे हो पीए नॉट पे तो वो सोल्यूशन ही नहीं है, पीए नॉट पे तो वो सोल्यूशन नहीं है। ऑल इंडिया के बार बस पीए नॉट पीबी नॉट दे देते तो अपना आंसर पीए नॉट हो गया। बट अगर वो स्पेसिफिकली ऑप्शन है पीए नॉट और स्लाइटली लेस देन पीए नॉट, तो इट इज स्लाइटली लेस देन पीए नॉट, क्योंकि सोल्यूशन तो वो तब होगा ना जब वो थोड़ा सा ग्राफ आगे चलेगा। पीए नॉट वाली स्टेज पे तो वो प्योर सॉल्वेंट है। इसी चीज को ना मैं कल लेना चाह रही थी कि जल्दबाजी में स्लाइटली मोर देन कुछ पीबी नॉट भी बच्चों, होगा। हाँ Slightly जब हम उल्टा क्वेश्चन होगा। पूछेंगे, यस जब हम उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए ना मैंने सोचा कि ये चीज ना एकदम से आज ना लूं, मैं कल दोबारा इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपने ग्राफ कर लिया मोर देन सफिशिएंट, कल हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अभी राउंड सा पूरा नहीं हुआ, इट इज मिडवे, कल थोड़ा सा और बताना है। ठीक है जी, चलिए मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, कोई स्लाइड तो नहीं देखनी? लो जी, फिर थैंक यू सो मच, मैम अभी ज्वाइन कर लेंगे, एंड थैंक यू सो मच, एंड दिस इज ऑल।